नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 जनवरी सन 2025 आज यानी 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। इसके बाद 14 जनवरी यानी कल को मकर संक्रांति का शाही स्नान है। तब सभी 13 अखाड़े संगम में स्नान करेंगे। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में भारी ठंड, कोहरे का अलर्ट हुआ जारी। इस दिन फिर से होने जा रही है बारिश। हरियाणा में BPL राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट। राशन कार्ड में होने जा रहा है ये बड़ा बदलाव, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के किसानों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने कर दी 184 करोड़ खातों में ट्रांसफर, जानिए पूरी रिपोर्ट। हरियाणा में सरकारी स्कूलों को निजी संस्थानों से बेहतर बनाने की तैयारी, शैनी सरकार कर रही है इस नीति पर काम। हरियाणा में पशुपालकों के लिए अच्छी खबर, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने की बड़ी घोषणा। सरकार के आगे अब डल्लेवाल की शहादत की जिद, अवैध किले में तब्दील हुआ खनौरी बॉर्डर, किसानों का बढ़ने लगा है मोर्चा। हरियाणा में OBC वर्ग के लिए बड़ी खुशखबरी, पंचायत और निकाय चुनाव में मिलेगा 5% आरक्षण। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, अब कॉलेजों में भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे छात्र, स्कूलों में सिखाई जाएगी विदेशी भाषा। हरियाणा के 7 शहरों की बदलने जा रही है तस्वीर, बनेंगे स्मार्ट शहर, चप्पे चप्पे पर होगी CCTV कैमरों की नजर। सूरजकुंड मेले में स्टॉल के लिए ऑनलाइन आवेदन हुए शुरू, जानिए किस तरह से कर सकेंगे बुकिंग। और IPL का 18वां सीजन 21 मार्च से शुरू होगा, 25 मई को कोलकाता में फाइनल होगा। तो वहीं वीमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL का तीसरा सीजन 7 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक चलेगा। और अब खबरें विस्तार से। रविवार सुबह से हरियाणा के 7 जिलों पानीपत, करनाल, सोनीपत, हिसार, भिवानी, रोहतक और जींद में बादल छाए रहे। प्रदेश के कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि पंचकुला और पलवल में घनी धुंध देखने को मिली है। धुंध के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में विजिबिलिटी सिमटकर 10 से 50 मीटर तक रह गई है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के कारण प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बरसात से दिन का तापमान सामान्य से 6 से 8 डिग्री तक लुढ़क गया है। प्रदेश के 9 जिलों रेवाड़ी, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, नारनौल, रोहतक, जींद, सोनीपत और पानीपत में 11 जनवरी को सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश दर्ज की गई है। सिरसा और पानीपत में देर रात तक बारिश हुई। तो वहीं मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि 13 जनवरी यानी आज से ठंड का तीसरा और ज्यादा तेज दौर शुरू होने जा रहा है। पूरे महीने भर में लगभग 20 दिनों तक शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। आने वाले दिनों में तापमान लुढ़केगा और जिससे ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। वहीं जारी बुलेटिन में विभाग ने जानकारी दी है कि 15 जनवरी आते आते हरियाणा के कई जिलों में बारिश के पूरे आसार हैं। इनमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, पलवल, फरीदाबाद, मेवात, नूंह, गुरुग्राम में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी DPHCL द्वारा कई पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेजें। आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 फरवरी 2025 रहेगी। कंप्यूटर सहायक के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा तथा कार्य का कम से कम 6 माह का अनुभव होना चाहिए। वहीं जूनियर सहायक के लिए 12वीं पास अथवा स्नातक पास तथा संबंधित कार्य का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वहीं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा तथा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कार्य का 5 साल का अनुभव होना चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क देय नहीं होगा। अधिकतम आयु 53 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। सभी फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर 47 दिनों से आमरण अनशन पर खनौरी बॉर्डर पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भी अब सरकार के आगे शहादत की जिद पकड़ ली है। हाड़ कपा देने वाली इस ठंड में कोहरे की सफेद चादर से लिपटे खनौरी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और यहाँ तक कि नई युवा पीढ़ी भी अपने गुरु श्री तेग बहादुर जी के पद चिन्हों पर चलते हुए आंदोलन का हिस्सा बन रही है। यह हौसला, विचारधारा और बलिदान होने के मंसूबों को देखकर कोई भी आसानी से कह सकता है यह आंदोलन यही थमने वाला नहीं है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के इर्द गिर्द रहने वाले उनके भरोसेमंद अन्य किसान नेताओं का कहना है कि डल्लेवाल अपनी आखिरी सांस तक जफरनामा का इंतजार करेंगे। किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने बताया, जफरनामा यानी जीत की चिट्ठी को कहा जाता है। जब तक केंद्र सरकार से किसान जत्थेबंदियों की MSP की कानूनी गारंटी की मांग को सुने जाने के लिए उन्हें दिल्ली बुलाने के लिए जफरनामा नहीं भेजा जाता, तब तक किसान नेता डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी रहेगा। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता डल्लेवाल के आमरण अनशन को SKM का समर्थन मिलते ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान जत्थेबंदियों ने मोर्चे की ओर मुंह मोड़ लिया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तमाम एसोसिएशन अपना समर्थन और सहयोग देने के लिए पहुंच रही हैं।
हरियाणा के 7 बड़े शहरों की तस्वीर बदलने की कवायद शुरू हो गई है। सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ की तर्ज पर इन शहरों के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों की नजर से निगरानी रखी जाएगी। इस पूरे काम को एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी ICCC प्रोजेक्ट के तहत अमली जामा पहनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को फाइनल करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सूबे के 7 शहरों यानी अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और हिसार को अधिकारियों और इंजीनियरों की एक बैठक बुलाई है। इसका आयोजन 20 जनवरी को चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में होने जा रहा है। इस बैठक में अधिकारियों और इंजीनियर्स को चंडीगढ़ के ICCC सेंटर के कमांड रूम से लेकर लोकेशन की स्थिति से अवगत करवाया जाएगा, ताकि चंडीगढ़ की तर्ज पर लगने वाले सीसीटीवी कैमरों की स्थिति और प्रोजेक्ट के बारे में इन शहरों के निकायों में तैनात अधिकारी और इंजीनियर पूरी बारीकियां समझ सकें। वहीं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार कर इस प्रोजेक्ट पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन निकायों में तैनात अधिकारियों और इंजीनियर्स को चंडीगढ़ का मॉडल दिखाया जाएगा। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि चंडीगढ़ की टीम कमांड सेंटर से शहर की निगरानी कैसे करती है। इस प्रोजेक्ट के आने से शहरों की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट के फायदों की बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था एडवांस हो जाएगी, नागरिक सुविधाओं की निगरानी रखना बेहतर हो जाएगा, आपराधिक घटनाओं पर शिकंजा कसने में निगरानी होगी, घटना प्रबंधन के लिए अलर्ट इत्यादि जारी किया जा सकेगा, चिकित्सीय संसाधनों की निगरानी रखी जा सकेगी, वाटर एंड एयर क्वालिटी की जानकारी देख सकेंगे, साथ ही कचरा पॉइंटों व कचरा निस्तारण केंद्र की भी निगरानी रखी जा सकेगी। हरियाणा में 20 से 20 वर्ग के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। पंच, सरपंचों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में पिछड़ा वर्ग ए यानी BC A की तरह अब इन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। बता दें कि BC A को 8% आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि BC B को 5% आरक्षण का लाभ मिलेगा। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में पहले ही BC B के लिए 5% सीटें आरक्षित की जा चुकी है। विधि तथा विधायी विभाग की प्रशासकीय सचिव रितु गर्ग ने हरियाणा पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2024 को लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब स्थानीय निकायों के साथ ही भविष्य में पंचायती राज संस्थाओं के सभी पदों के लिए होने वाले चुनाव में BC B के प्रत्याशियों को 5% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बता दें कि हरियाणा में BC A की आबादी 18.93% और BC B की आबादी का आंकड़ा 15.05% है। आरक्षण के नियमों में बदलाव से अब BC B को स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में और अधिक भागीदारी तथा अधिकार मिलने जा रहे हैं। किसी भी पंचायत में BC B के 2% आबादी होने पर पंचायत सदस्य की एक सीट इस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। पंचायत में SC और BC A के लिए 50% सीटें आरक्षित होने की स्थिति में BC B को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। आगामी 2 महीने में प्रदेश के 77,000 लोगों को छत देने के लिए PM आवास योजना के तहत हरियाणा सरकार राशि उपलब्ध करवाने जा रही है। ये वे लोग हैं जो PM आवास योजना ग्रामीण के तहत लंबित हैं। वहीं नए वित्त वर्ष में नए लाभार्थियों को तलाशने के लिए भी प्रदेश के सभी जिलों में सर्वे करवाया जाएगा। इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सर्वे एजेंसी तलाशने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह सर्वे 31 मार्च से पहले पूरा करके रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी। CM ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को 5 साल तक और आगे बढ़ाया है। इसके तहत हजारों और लोगों को खुद के घर की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की अवधि को साल 2029 तक यानी 5 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत पुरानी वेटिंग लिस्ट में 77,000 लाभार्थियों की सूची को सैंक्शन किया जाएगा और इस वर्ष पैसा जारी किया जाएगा। इसके अलावा पात्र परिवारों की पहचान के लिए सर्वेयर नियुक्त किए जाएंगे। जल्द से जल्द इस सर्वेक्षण का काम पूरा करवाकर गरीब जरूरतमंद लोगों को उनके सपनों का घर देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा सुविधा देने के लिए हैप्पी योजना चलाई जा रही है, ताकि किसी भी गरीब व्यक्ति को सफर में दिक्कत का सामना न करना पड़े। हरियाणा के जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से युवाओं को काफी लाभ होने वाला है। हरियाणा सरकार के इस नए निर्णय के अनुसार अब युवाओं को कॉलेजों में ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूम के जरिए विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। प्रदेश के 22 कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा चुके हैं। 48 कॉलेजों में 83 लैब स्थापित हो गई है। इस योजना का लाभ खास तौर पर ग्रामीण युवाओं को होगा। नायब सिंह सैनी का कहना है कि गुणवत्तापूर्ण पाठन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए शहरों में वाचनालय की स्थापना की जाएगी। पंचकुला में बड़ा वाचनालय स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक कॉलेज में वाचनालय होंगे। कॉलेज बंद होने के बाद भी यह वाचनालय खुले रहेंगे, ताकि छात्र पठन पाठन का कार्य यहां कर पाएं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का कहना है कि स्कूलों में विदेशी भाषा सिखाने की भी दिशा में कोशिश की जाए। फ्रांस एम्बेसी से फ्रेंच भाषा सिखाने के लिए MOU करने की भी योजना पर काम चल रहा है। विदेशी भाषा सीखने के बाद यदि कोई युवा विदेश जाता है तो उसे ज्यादा परेशानी नहीं आएगी।
हरियाणा की नायब सैनी सरकार पशुपालन करने वाले लोगों के उत्थान की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में सूबे के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें पशुपालकों के हित में बजट के लिए व्यापक तैयारी करने पर जोर देने की बात कही गई। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए हैं। श्याम सिंह राणा ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को पशुओं के पुनर्वास और समस्या के समाधान के लिए जियो टैगिंग का उपयोग करने और अधिक गौशालाओं के निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। पशुपालन मंत्री ने पशुधन नस्ल सुधार और हरियाणा की स्थानीय नस्लों, विशेषकर हरियाणा गिर गाय और भैंस की मुर्रा नस्ल को बढ़ावा देने पर जोर देने की बात कही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विशेष मवेशी प्रजनन केंद्र, उन्नत पशु चिकित्सा क्लिनिक और मेगा गौशालाओं की स्थापना की योजना भी तैयार की जाए। वहीं शहरों की सड़कों को बेसहारा गोवंश से छुटकारा दिलाने के लिए गौशालाओं में भेजा जा रहा है। इसके लिए हमारी सरकार गौशालाओं को अनुदान राशि देकर आर्थिक सहायता करने का काम भी कर रही है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिक्षा क्षेत्र को उभारने की दिशा में अनेक कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम द्वारा सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की गुणवत्ता को प्राइवेट संस्थानों से बेहतर बनाने का संकल्प लिया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप कई योजनाएं लागू की जा रही है। हरियाणा के स्कूलों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 8वीं कक्षा तक के छात्रों को अब भगवत गीता पढ़ाए जाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस विषय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। उन्होंने अधिकारियों को सभी स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों और शिक्षकों के अनुपात को संतुलित करने के भी निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर कॉलेज का बुनियादी ढांचा और उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने, कॉलेज भवन पर सौर पैनल लगाने, भवनों की मरम्मत और सुधार, चारदीवारी, पेयजल, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का समय समय पर निरीक्षण कर उन्हें बेहतर बनाने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि हर स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की प्रगति पर निगरानी रखी जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए 12वीं कक्षा के बाद छात्रों की शिक्षा कहाँ और किस स्तर पर चल रही है। जो छात्र हरियाणा से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं उनकी जानकारी भी रखी जाए, ताकि राज्य का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो पाए। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने बताया कि अंबाला छावनी में बन रहा डोमेस्टिक एयरपोर्ट फरवरी तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। इसके शुरू हो जाने के बाद हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश तक हवाई कनेक्टिविटी मिल जाएगी। खास बात यह है कि यहां से बड़े विमान उतर सकेंगे और सभी मौसमों में उड़ान भरना संभव हो पाएगा। फ्लाइट संचालन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एयरलाइंस के साथ समझौता हो चुका है, जिसमें अंबाला और हिसार दोनों शामिल है। इस दौरान अधीक्षक अभियंता ने विज को बताया कि सुरक्षा उपकरण जल्द ही एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे और इन्हें सभी जरूरी पॉइंट्स पर लगा दिया जाएगा। अनिल विज ने बताया कि एयरपोर्ट पर पहले केंद्रीय पुलिस की तैनाती का विचार था, लेकिन अब हरियाणा पुलिस ही यहाँ की सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी। इस कार्य के लिए पुलिस कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दी जा चुकी है। विज ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री से आग्रह किया है कि इंडियन एयरलाइंस और इंडिगो जैसी प्रमुख एयरलाइंस को भी यहाँ शामिल किया जाए, ताकि अन्य राज्यों के लिए उड़ानों की सुविधा सुनिश्चित हो सके। इस एयरपोर्ट से न केवल व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हरियाणा और आसपास के राज्यों के नागरिकों को सुविधाजनक हवाई यात्रा का लाभ मिल सकेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 7 से 23 फरवरी तक सूरजकुंड मेले का आयोजन होगा। इस मेले में जिन हस्तशिल्पियों को अपनी स्टॉल लगानी है, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसके लिए QR कोड जारी किया है। सूरजकुंड मेले की आधिकारिक वेबसाइट पर यह QR कोड उपलब्ध रहेगा। हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सूरजकुंड मेले की डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया है, ताकि हस्तशिल्पियों व कलाकारों को स्टॉल अलॉट करने की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल तरीके से हो सके और इसमें पूरी पारदर्शिता बनी रहे। इसलिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर QR कोड को स्कैन करें। इसके बाद ऑनलाइन ही स्टॉल अलॉट करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी। स्टॉल अलॉटमेंट में नेशनल अवार्ड प्राप्त हस्तशिल्पियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सूरजकुंड मेले के नोडल अधिकारी US भारद्वाज ने बताया कि स्टॉल अलॉट करने की प्रक्रिया डिजिटल तरीके से पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछली बार मेले में 1100 स्टॉल लगाई गई थी, लेकिन इस बार 200 नई हट्स तैयार की जा रही है। इसके चलते मेले में स्टॉल की संख्या बढ़कर 1300 हो जाएगी। वहीं इस बार मेले में ओडिशा और मध्य प्रदेश 2 राज्यों को थीम स्टेट बनाया गया है। हरियाणा में BPL राशन कार्ड को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सरकार राशन कार्ड धारकों को मुफ्त यानी फ्री राशन की सुविधा दे रही है। राशन कार्ड धारकों की ओर से एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। खाद्य विभाग ने कहा है कि आज से राशन कार्ड में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। खाद्य विभाग ने जानकारी दी है कि आने वाले 1 से 2 महीने बाद BPL राशन कार्ड उपभोक्ता को मोबाइल OTP के साथ राशन दिया जाएगा। अगर OTP नहीं तो राशन नहीं। खाद्य विभाग की ओर से एक और सूचना जारी की गई है। राशन कार्ड धारकों को 31 मार्च तक एक बार फिर से eKYC करवानी होगी। जो भी राशन कार्ड धारक इस तारीख अपना eKYC अपडेट नहीं करवाता है तो उसका नाम अपने आप ही इस योजना यानी फ्री राशन या सब्सिडी वाले राशन की सूची से खत्म हो जाएगा। 31 मार्च 2025 तक eKYC करवाना जरूरी है। इसके बाद तुरंत फ्री राशन बंद कर दिया जाएगा।
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए 184 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की है। इनमें फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों के लिए 10,393 मशीनों पर कुल 122 करोड़ रुपए का अनुदान है और साथ ही 62 करोड़ रुपए का बोनस भी शामिल है। इस मौके पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी न केवल किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा बल्कि उनके जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाएगा। उन्होंने बताया कि खरीफ 2024 के दौरान प्रतिकूल मौसम की वजह से प्रभावित हुई कृषि और बागवानी फसलों के लिए 2,000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देने का फैसला लिया गया था। इसी क्रम में आज 62 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है। फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों पर अनुदान देने के बारे में कृषि मंत्री ने बताया कि 10,393 मशीनों पर कुल 122 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह कदम पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान और उन्नत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा है। डॉक्टरों का भी कहना है कि इस दौरान बुजुर्ग व्यक्तियों एवं नवजात शिशुओं का इस मौसम में विशेष ख्याल रखना चाहिए। उन्हें घर से बाहर जाने की स्थिति में अपने पैर, सिर और कानों को अच्छी तरह से ढक कर रखना चाहिए। ज्यादा समय तक ठंड में रहने से फ्लू, नाक बहना या बंद नाक जैसी समस्या हो सकती है। इसके लिए तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यह बारिश और ठंडा मौसम गेहूं, सरसों समेत कई अन्य फसलों के लिए लाभदायक है। बारिश रुक रुक कर हो रही है, यह और भी अच्छा है। इससे फसल की पैदावार अच्छी होगी। सरसों की फलियां बन रही हैं इस समय, वो अच्छी बनेंगी क्योंकि इस समय बारिश की जरूरत थी। हल्की बारिश से पूरे प्रदेश में उपज बढ़ने वाली है। वहीं हिसार की लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय यानी लुवास ने सर्दियों में पशुओं के खाने पर विशेष ध्यान देने की भी बात कही है। सर्दियों में ठंडा पानी होने से पशु कम पानी पीते हैं, इससे उनमें पानी की कमी हो जाती है। इससे दूध में गिरावट हो सकती है। पशुओं को गुनगुना पानी देना चाहिए। साथ ही सर्दियों में पशुओं की शारीरिक रखरखाव के लिए राशन में सामान्य से 0.8% अतिरिक्त ऊर्जा से भरपूर खाना देना चाहिए। पशुओं के दूध में फैट बढ़ाने के लिए चारे में करीब 17% फाइबर यानी हरा व सूखा चारा शामिल करें। वहीं संतुलित आहार के लिए 40 से 45% खल, 30 से 35% चोकर, 2% खनिज और 1% सामान्य नमक देना चाहिए। इस हफ्ते शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के अनुमान है। इस दौरान रिलायंस, इन्फोसिस, HCL टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक जैसी कंपनियां वित्त वर्ष 2024-25 के तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करेंगी। बता दें कि निफ्टी 50 में इनका 30% से अधिक वेटेज है। ये नतीजे बाजार की चाल प्रभावित करेंगे। TCS से तिमाही नतीजों की शुरुआत अच्छी हुई है। बीते हफ्ते मार्केट में तेज गिरावट के बाद 13 जनवरी यानी आज से शुरू होने वाले सप्ताह में बाजार में मजबूती की उम्मीद है, लेकिन कंपनियों की अर्निंग डेटा, अमेरिका और यूरोप के मंथली इन्फ्लेशन के डेटा, चीन के तिमाही ग्रोथ के डेटा, क्रूड ऑयल की कीमतों की घोषणा जैसे कई फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। इस हफ्ते बाजार में उतार चढ़ाव बने रहने की उम्मीद है क्योंकि अर्निंग, मैक्रो इकोनॉमी डेटा और ग्लोबल संकेतों पर निवेशकों के रिएक्शन पर नजर रहेगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।